आज की क्लास में बेसिकली संसद का जो शक्ति और कार्य है उसको लेकर जो है आज डिस्कस करेंगे कि हमारा जो देश का जो पार्लियामेंट है उसका मेन काम क्या होता है और उसका रोल क्या होता है हमारे देश में। हमारे देश में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द पार्लियामेंट प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी सिस्टमैटिक रोल इन इंडिया। भारत में जो है हालांकि हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है पार्लियामेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सो अगर तुमको पावर एंड फंक्शन पढ़ाने से पहले एक अगर चीज़ तुमको बताए एकदम साफ शब्दों में बताए कि पार्लियामेंट का शक्ति और पावर को समझना है तो केवल एक स्टेटमेंट से तुम समझ सकते हो। एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है डी लोमे। डी लोमे बोल के एक ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उनका कहना था कि Parliament can do everything. A man, a woman become a man. Parliament makes, the Parliament can do everything. जो भारत का संसद है, जो संसद होता है वो हर कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सिवाय except a man, a woman and a woman a man. एक औरत को मर्द नहीं बना सकता और मर्द को औरत नहीं बना सकता है। इसके अलावा जितना भी कुछ है पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग। सो यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ डी लोमे द पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। सो ये जो संसद का जो शक्ति और कार्य होता है इसको तुम एक स्टेटमेंट के जरिए तुम थोड़ा बहुत आंच सकते हो और थोड़ा बहुत उसको ये कर सकते हो कि इसका पावर कितना ज्यादा होता है। हमारे देश में जितना भी डिसीजन होता है ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द पार्लियामेंट। विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट नो वन डिसीजन कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। सरकार कोई भी काम संसद के बगैर नहीं कर सकता है। संसद के बगैर, संसद के परमिशन और अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं कर सकता। समझ आया? किसी को वॉर करना है पाकिस्तान के खिलाफ तो इसके लिए भी पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो इस बात से तुम समझ सकते हो भले तुम देश के प्रधानमंत्री हो लेकिन तुमको भी अकाउंटेबल, यू आर आल्सो रिस्पांसिबल एंड अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। समझ आया? बिकॉज़ यू आर द इंटीग्रल पार्ट एंड यू आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सो यू कांट ब्रीच द पार्लियामेंट। ये तो तुम्हारा ये तो गवर्नमेंट का एक्शन है, बट सिंधु घाटी जो बंद किया गया ये तो गवर्नमेंट का एक फॉरेन पॉलिसी है। ये थोड़ा अलग होता है पार्लियामेंट से। बट पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट का पूरे भारत के ऊपर जो है उसका कंट्रोल होता है। जब कोई भी आप देश के लिए कोई डिसीजन लेंगे भारत के लिए तो आपको पार्लियामेंट का, अच्छा इसमें भी तो पार्लियामेंट का परमिशन दिया गया। पार्लियामेंट का परमिशन लेने का मतलब क्या होता है, कैबिनेट इस बात को कहता है कि हम इंडस जो ट्रीटी है हम उसको नहीं मानेंगे, तो ये तो कैबिनेट का, और कैबिनेट किसका मेंबर है, पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट के बगैर थोड़ी होता। आगे बढ़ो, देखो पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट हैज परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। बहुत सारा क्या होता है फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे सबसे पहला जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसको हम लोग कहा जाता है लेजिस्लेटिव फंक्शन। क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव फंक्शन। मतलब यह लेजिस्लेटिव फंक्शन या लेजिस्लेटिव पावर। पार्लियामेंट का जो है सबसे पहला पावर क्या होता है जो पार्लियामेंट का होता है, लेजिस्लेटिव पावर। अब ये लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, देखो लेजिस्लेटिव मींस, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, लॉ रिलेटेड पावर। पार्लियामेंट हैज एक्सरसाइज द सुपीरियर पावर ऑन द लॉ मेकिंग। कानून बनाने को लेकर जो है पार्लियामेंट काफी ज्यादा उसके पास शक्ति होता है। जैसे कि तुमको पता है कि भारत का पूरा कानून जो है कौन बनाता है, पार्लियामेंट। पूरे भारत का लिए कानून कोई बनाता है, ऑल इंडिया लेवल पर कोई कानून बनाता है या नेशनल लेवल पे कोई कानून बनाता है तो कौन कानून बनाता है, पार्लियामेंट। तुमको एक बात पता है कि भारत में जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट जो है the primary function of parliament to make the law, to make a law for India, जिसके जरिए क्या हो सकता है, कानून के जरिए, कानून बनाकर कानून के जरिए शासन किया जा सकता है।
तो इसका मेन काम ही होता है पार्लियामेंट का क्या करना, कानून बनाना। क्योंकि अगर आप कानून नहीं बनाओगे तो फिर गवर्नेंस करना पॉसिबल नहीं। सो गवर्नेंस नीड्स अ स्ट्रॉन्ग लॉ and that law are made by and constructed by the parliament. So the primary function of parliament to make the law, to make a law for the country. देश के लिए कानून बनाना। तो हमारे देश के लिए कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट। इतना ही नहीं, हमारे देश में जो इनको पार्लियामेंट का पावर जो है, लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, लॉ रिलेटेड पावर। दैट मींस पार्लियामेंट हैज सर्टेन पावर रिगार्डिंग लॉ मेकिंग। कितने तरीके का लॉ बनाने का पावर है, पार्लियामेंट हैज 3 पावर, मतलब पार्लियामेंट हैज द 3 पावर टू मेक द लॉ ऑन द 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट पे वो कानून बनाने का पावर होता है। 3 सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहला सब्जेक्ट होता है यूनियन लिस्ट, ये एक सब्जेक्ट हो। दूसरा सब्जेक्ट होता है स्टेट लिस्ट, तीसरा सब्जेक्ट होता है कंकरेंट लिस्ट। ये सब जो लिस्ट है, सभी लिस्ट में क्या है, कानून बनाता है, मतलब सब्जेक्ट। जैसे कि तुमको समझाएं, ये जो यूनियन लिस्ट है इसको सेंट्रल लिस्ट भी कहा जाता है। यूनियन लिस्ट इज आल्सो नॉन एज सेंट्रल लिस्ट। ये यूनियन लिस्ट में जो है संविधान में 98 सब्जेक्ट मेंशन है। कितना सब्जेक्ट मेंशन है, 98 सब्जेक्ट, मतलब 98 विषय पे कानून बनाने का सीधा अधिकार किसको है, पार्लियामेंट। यूनियन लिस्ट इज द सेंट्रल लिस्ट एंड द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक द लॉ ऑन द सेंट्रल लिस्ट सब्जेक्ट। पार्लियामेंट के पास पावर है यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आने वाले जितने भी सब्जेक्ट है सब पे कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। अच्छा, यूनियन लिस्ट होता क्या है, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होता है जो क्या होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है, दैट मींस पार्लियामेंट को पास पावर होता है कानून बनाने। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने। अब इसमें क्या क्या होता है, डिफेंस आता है इसमें। डिफेंस पे कानून कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। और क्या होता है, कंट्री का नाम चेंज करना है, कौन करेगा, पार्लियामेंट। ये सब इसमें सब्जेक्ट है। फॉरेन पॉलिसी कौन करेगा, सेंट्रल सब्जेक्ट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको संभाल करेगा। रेलवे पे कोई कानून बनाना हो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। दैट मींस सेंट्रल लिस्ट का मतलब क्या होता है, यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है, यूनियन लिस्ट आर दोज लिस्ट जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है पार्लियामेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है, तो पहला क्लास में बताया, पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री हु मेक्स द लॉ फॉर द कंट्री। देश के लिए कानून बनाता है, उस बॉडी को कहा जाता है पार्लियामेंट। तो कानून कितने तरीके का कानून बनाता है, तो 3 तरीके का लिस्ट है भारत के संविधान में। एक को कहा जाता है यूनियन लिस्ट, एक को कहा जाता है स्टेट लिस्ट और एक को कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट है, दिस ऑल सब्जेक्ट आर कॉल्ड सेंट्रल सब्जेक्ट। और इन सब सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, पूरा पार्लियामेंट। देखोगे भारत में फॉरेन पॉलिसी जो इंडस ट्रीटी कौन लिया डिसीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आ रहा है, भारत में रेलवे का कुछ होता है कौन लेता है डिसीजन, पार्लियामेंट। भारत में क्या होता है, डिफेंस बजट पे चर्चा होता है, कौन लाता है, पार्लियामेंट। सब तो पार्लियामेंट में रखा जाता है, फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस हो, रेलवे हो। अच्छा, इसमें कानून बनाता भी कौन है, भारत सरकार। भारत का नाम चेंज किया, कौन किया, पार्लियामेंट। हम क्या बताएं, कौन सा स्टेट का नाम क्या बदल के करना है और किसका क्या करना है, ये सब किसमें मेंशन है, यूनियन लिस्ट में। और यूनियन लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, डायरेक्ट किसको दिया गया, पार्लियामेंट। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार नहीं लिया। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है जिस पे कानून बनाने का अधिकार पूरा यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी को है। और यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है, पार्लियामेंट।
समझ आया? ये सबसे यूनियन लिस्ट जो होता है ना वो नेशनल सब्जेक्ट होता है, देश का जितना भी इम्पोर्टेंट विषय होता है ये यहाँ पे होता है। और इसके लिए कानून कौन बनाता है? जो देश का सरकार है, मतलब देश का सरकार मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव। बट यूनियन एग्जीक्यूटिव का तो काम कानून बनाना नहीं होता है, कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। आगे तो 98 सब्जेक्ट होता है, क्या क्या होता है? 2-3-4 एग्जांपल दिए। दूसरा स्टेट लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट। ये जो स्टेट लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट। हमारा देश तो फेडरल गवर्नमेंट को अपनाता है ना, फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। सो इन अ फेडरल सिस्टम देयर आर टू गवर्नमेंट, one is called central government या union government and the another is called state government, and state government has also power to make law on the state subject and state list। हमारे देश में 28 स्टेट है और 28 का क्या अपना अपना गवर्नमेंट है, और 28 का क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी है। इस बॉडी को क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। Every state legislature has power to make law on the subject of state list। State list के अंतर्गत जितना भी सब्जेक्ट मेंशन किया गया है संविधान में, वो सब पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल किसको है? स्टेट लेजिस्लेचर का, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का। सीधा समझो तो स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट का है तो ममता बनर्जी डिसाइड करेगी कि यहाँ का पुलिस को कैसा ड्रेस पहनेगा, ममता बनर्जी डिसाइड करेगी यहाँ का फिशिंग, ममता बनर्जी डिसाइड करेगी यहाँ का ट्रेड, ममता बनर्जी यहाँ डिसाइड करेगी जितना भी स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है सब्जेक्ट कि किस पे कानून बनाना है, किस पे नहीं बनाना। तो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो गया, इसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर काम करेगा। तो लेकिन कुछ ऐसा सब्जेक्ट आता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। मान लो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी लगा दिया गया या स्टेट इमरजेंसी लगा दिया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट का तो पावर खत्म हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व, ऑल द पावर गोज टू द यूनियन एग्जीक्यूटिव, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया तो इस स्टेट में कोई इंपॉर्टेंट लॉ बनाना है, तो कौन बनाएगा उस समय लॉ? उस समय बनाएगा पार्लियामेंट। इन द केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, द लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट फॉर पर्टिकुलर स्टेट इन द केस ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी आ जाए, किसी देश में इमरजेंसी लगाया गया है, तो उस समय पार्लियामेंट उस स्टेट के लिए कानून बनाता है। दैट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट। कहने का मतलब होता है जरूरत पड़ने पे पार्लियामेंट किसी स्टेट का भी कानून बना, समझ आया? इसको कहा जाता है पार्लियामेंट के पास पावर। पार्लियामेंट केवल देश के लिए कानून नहीं बनाता है, किसी राज्य के लिए भी कानून बना सकता है, लेकिन कब? इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जब क्या होता है, कोई इमरजेंसी आ जाए और इमरजेंसी किसी स्टेट में लगा हो, तो वहां उस स्टेट में कानून बनाना बहुत जरूरी है। उस स्टेट का कानून कौन बनाएगा? स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आने वाले कानून को भी पार्लियामेंट बना सकता है कानून। कब? इन द केस ऑफ इमरजेंसी। कभी कभी अच्छा, एक तो इमरजेंसी का सवाल आ गया, एक होता है खुद ही स्टेट बोलता है कि हमारा कानून बना होता है। क्या है कब? ये ऐसा कब होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि तुम बाई कैमरल लेजिस्लेचर रखना चाहते हो या यूनी कैमरल लेजिस्लेचर रखना चाहते हो। मतलब तुम्हारा जो लेजिस्लेटिव बॉडी होगा वो तुम लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन बहुत सारा स्टेट क्या है, यूनी कैमरल है, वो बोलता है इसका जरूरत नहीं है, एक ही उसे काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी स्टेट को क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल निर्माण करना है, मतलब इस्टेब्लिश करना है, या किसी को हटाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा पार्लियामेंट से कि प्लीज आप इसको या तो इंस्टॉल कर दीजिए, मतलब इस्टेब्लिश कर दीजिए, या तो हटा दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट खुद से नहीं कर सकता, मतलब यहाँ भी पार्लियामेंट के पास पावर है। द पार्लियामेंट हैज पावर टू either establish the state legislative council, either abolish the state legislative council।
but it can be only done by the parliament with the request of state legislature. Understand? तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि पार्लियामेंट देश के लिए तो कानून बनाता ही है और पूरे देश के ऊपर इसका चलता ही है। कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे स्टेट में भी इसका चलता है। इसी को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग सेंटर। भारत का जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग। स्टेट को ज्यादा पावर नहीं दिया गया, ज्यादा चुनुर करोगे तुम तो छीन लिया जाएगा पावर, क्योंकि पावर दिया गया, संविधान ऐसा बनाया गया। आगे तो स्टेट लिस्ट के अंदर कितना सब्जेक्ट होता है? 59। 59 आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर स्टेट। और जिसमें प्राइमरली कानून बनाने का अधिकार किसको रहता है? स्टेट का। लेकिन इन द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी या इन द कंडीशन ऑफ रिक्वेस्ट, पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ फॉर द पर्टिकुलर स्टेट व्हिच इज रिक्वेस्टेड, जो रिक्वेस्ट किया है। आगे कंकरेंट लिस्ट, ये कौन सा लिस्ट होता है? अच्छा, कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जो कंकरेंट लिस्ट में वो सब सब्जेक्ट रखा गया है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है स्टेट गवर्नमेंट के लिए और देश के लिए। Those subject which is equally important for the state as well as country, that subject are mentioned under the concurrent list, and over the concurrent subject, parliament and state legislature both can make the law with equal participation। ये समझे? कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो सरकार, राज्य सरकार के लिए भी इंपॉर्टेंट है और केंद्र सरकार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उस सब्जेक्ट को किस पे रखा गया है? कंकरेंट लिस्ट। और इसमें कितना सब्जेक्ट है? 52। हाँ, इसका बेस्ट एग्जांपल दे रहे बैंकिंग। बैंकिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंकिंग पे जब कानून बनता है बैंक, अच्छा बैंक किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बैंक तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? डॉलर को एक्सचेंज करना, इंटरनेशनल ट्रेड। और स्टेट गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टेट गवर्नमेंट के, अच्छा स्टेट भी ना लोग रहता है तो वहीं पे ना वो बैंक का इस्तेमाल करेगा। जिस स्टेट पे रहेगा वहां पे बैंक तो रहना ही चाहिए, इसलिए देखोगे भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के जॉइंट सेशन से क्या होता है, बैंक के ऊपर कोई क्या किया जाता है, कोई लॉ बनता है। दूसरा क्या है बैंक के बाद? एजुकेशन। एजुकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सेंटर एज वेल एज स्टेट, दैट इज व्हाई एजुकेशन इज केम अंडर द कंकरेंट लिस्ट। तो जो एनईपी आया अभी जो तुम लोग पढ़ रहे हो, ये स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कानून बनाया, अपना रिकमेंडेशन के स्टेट गवर्नमेंट। Every state send their recommendation to central government, ऐसा होगा तो ठीक होगा, and now the central government send the final draft to the state कि और कुछ चेंजेस करना है। Every state said no, ठीक है। then उसके बाद पार्लियामेंट में क्या हुआ? पास हो गया। बस आया। एजुकेशन is equally important for what? Equally important for state as well as government, है ना। बैंकिंग हो गया, तुम्हारा एजुकेशन हो गया। उसके बाद एक और चीज क्या है? एजुकेशन के बाद एक और चीज जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कंकरेंट लिस्ट में तो 52 को सब्जेक्ट है, 52 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाता है, और उसी लिस्ट को कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट। लेकिन यहाँ पे ज्यादा किसका चलता है? पार्लियामेंट। कहा गया इक्वली, लेकिन पार्लियामेंट का थोड़ा ज्यादा चलता है। इतना ही नहीं, एक तो समझ में आया यूनियन लिस्ट, एक समझ में आया स्टेट लिस्ट, एक समझ में आया कंकरेंट लिस्ट। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों में मेंशन नहीं है, तो उसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन 3 लिस्ट। देखो, दिस इज आल्सो द पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकता है जो तीनों लिस्ट में मेंशन ही नहीं। इसका मतलब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का पावर केवल स्टेट लिस्ट पे है।
बट पार्लियामेंट का पावर जो है सेंट्रल लिस्ट पे भी है, स्टेट लिस्ट पे भी है, कंकरेंट लिस्ट पे भी है। अगर तीनों के भीतर ना आए, कोई नया सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी पार्लियामेंट कौन कानून बनाएगा? पार्लियामेंट। समझ है? और एक और बात, पार्लियामेंट के पास पावर है संविधान में चेंजेस करने का, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। पार्लियामेंट कैन ओनली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। ए समझ आया होगा? लेजिस्लेटिव पावर समझ में आया? दिस इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड हाउ द पार्लियामेंट एक्चुअली मेक द लॉ एंड दिस लॉ हेल्प द गवर्नमेंट टू गवर्न द कंट्री वेरी पीसफुली। तो बिना कानून का शासन नहीं कर सकता। बकैती और डकैती से सरकार चलाया नहीं जा सकता और नहीं देश को चलाया जा सकता। You need a strong law and that law is actually made by and framed by legislature. That is called parliament. So parliament is very very important. And that is why जो parliament में बैठते हैं 545 लोग अपने आप को लॉ मेकर कहते हैं। सही में they are the law makers because they frame the law for the country. इसलिए कभी-कभी जो है एग्जीक्यूटिव उनके साथ आके लड़ जाता है कि हम प्राइम मिनिस्टर हैं, भाई तुम हो गए प्राइम मिनिस्टर, कानून हम बनाते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए देखोगे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कुत्ता जैसा झाड़ देता है लोग, एमपी लोग उसको। क्या झाड़ता पता है? You are not a lawmaker, you are the implementers of lawmaker. Understand one thing, हम कानून ना बनाएंगे ना तुम्हारा कोई पूछेगा भी नहीं। पुलिस को लोग पूछेगा नहीं अगर कानून नहीं रहेगा। याद रखना, कानून बनाने वाला बड़ा होता है, मनवाने वाला बाद में बड़ा होता है। पहले बनेगा तब ना मनवाओगे। आईएएस आईपीएस का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। अरे लॉ रहेगा तब ना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाओगे। और लॉ ही ना रहे तो देश ना देश मेंटेन होगा ना कुछ। सो लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो लॉ हमारे देश में कौन बनाता है? सबसे ज्यादा पार्लियामेंट के पास पावर होता है इन सब चीज पे कानून बनाने। इसलिए देखोगे पार्लियामेंट का जो एमपी होता है उसका पावर ज्यादा होता है एमएलए से। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एमएलए। एमएलए जो होता है वो दिल्ली में बैठता है, एमपी जो होता है वो दिल्ली में बैठता है, और जो एमएलए होता है वो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता है। जो एमएलए होता है दे मेक द लॉ फॉर स्टेट, और जो एमपी होता है दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर मेकिंग द लॉ ऑफ कंट्री। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। चलो आगे पढ़ो। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये क्या है? लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव फंक्शन। दूसरा पावर पार्लियामेंट के पास क्या है? एक तो कानून बनाने का पार्लियामेंट के पास पावर है जिसको लेजिस्लेटिव फंक्शन कहा गया। अब आता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन या एग्जीक्यूटिव पावर। ये एग्जीक्यूटिव पावर और एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है? ध्यान देना। पार्लियामेंट का जो कार्यपालिका शक्ति होता है, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव पावर होता है। एग्जीक्यूटिव पावर इज रिलेटेड टू द implementation and a kind of control, a kind of management, a kind of administer। तो एग्जीक्यूटिव पावर, पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी होने के साथ साथ खाली लेजिस्लेटिव का काम नहीं करता है, कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। दैट मींस पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम एग्जीक्यूटिव फंक्शन regarding the control of executive। हमारे देश में जितने बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? तो पहला ही क्लास में पढ़ाया था, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, सब आते हैं एग्जीक्यूटिव में। दे आर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है देश चलाना। तो जो जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सबको अपने औकात में कौन रखता है? पार्लियामेंट। देखो देश के प्रधानमंत्री को भी जो है नहीं छोड़ा जाता है पार्लियामेंट में, उनके खिलाफ भी भारी भड़कम बोला जाता है ऑपोजिशन के द्वारा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाउ पार्लियामेंट दे एक्चुअली कंट्रोल
The Prime Minister, not only Prime Minister, but the whole cabinet. How? Through the question hour. Question पूछ. पार्लियामेंट एक एमपी के पास इतना औकात होता है कि देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है. And the Prime Minister को देना पड़ेगा आंसर. You have to give the answer because you are also the member of parliament. You are first the member of parliament, then you are the head of executive. Point below. Executive power and function में क्या होता है? देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत सरकार अपनाया है. भारत का जो संविधान है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाता है. तो इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेचर इज मोर पावरफुल देन एग्जीक्यूटिव. याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमेशा एग्जीक्यूटिव इज अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर. याद रखना, जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं जो देश को चलाते हैं, लेकिन वो किसके अंडर होते हैं? लेजिस्लेचर का. पार्लियामेंट्री सिस्टम मींस द सुपीरियरिटी ऑफ लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट का मतलब ही होता है कि जहां पे लेजिस्लेचर का जो ओहदा है, जो कद है, एग्जीक्यूटिव से क्या होता है? ज्यादा होता है. जहां पे ऑल द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आर collectively and individually responsible to the parliament for their activity, for their action, for their function. हर कुछ का जवाब किसको देना पड़ेगा? लेजिस्लेचर में आके देना पड़ेगा. क्यों ये डिसीजन लिए? क्या जरूरत था डिसीजन लेने का? हमसे पूछे. ये देश अभी स्ट्रेटजी ले रहा है कि पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है. तो सारा पार्लियामेंट के मेंबर को बुलाया गया. देखो मीटिंग, ऑल द पॉलिटिकल पार्टी. मतलब आप ऐसे कोई डिसीजन ले सकते हो, आप भले एग्जीक्यूटिव हो, लेकिन ये लोग भी क्या है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है. इनके सपोर्ट के बगैर आप वॉर का इजाजत दे नहीं सकते. क्योंकि अगर आप वॉर का इजाजत दोगे और ये लोग क्या करेगा? अगर सपोर्ट खींच लिया, आपका सरकार गिर जाएगा. समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देखो, executive is responsible and accountable towards the legislature. So how legislature control over the executive? And this is the executive power of parliament. Control over executive is the most important executive power of parliament. अच्छा, ये कंट्रोल कैसे करता है? मेन मुद्दा यही है कि कंट्रोल कैसे करता है. There are several methods by which parliament has control the prime minister, cabinet minister, attorney general of India and all the executive. कैसे? ऐसे. No confidence motion. Direct. No confidence motion. पार्लियामेंट कभी कभी क्या करता है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस को जांचने के लिए, और तुम जो इतना फट डिसीजन ले रहे हो, इसको थोड़ा काबू में लाने के लिए पार्लियामेंट क्या करता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है. नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस टू recognize whether the ruling government have confidence in parliament or not. क्या जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास पावर है, मतलब कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस मतलब मेजॉरिटी है या नहीं, इसका देखरेख करना, इसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन. इतना ही नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन से तो पाकिस्तान में इमरान खान को हटा दिया, उसका पार्लियामेंट है ना. दैट इज द पावर ऑफ नो. अच्छा, इमरान खान क्या था? एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, बट पार्लियामेंट क्या है? उसको हटा देगा. मतलब पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल देन प्राइम मिनिस्टर. जब एक देश के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट हटा सकता है, मतलब कि पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है. सही में हमारे देश में भी वही सिस्टम है. नो कॉन्फिडेंस मोशन से आपको हटाया जा सकता है, याद रखना. इसलिए एक बार ऑपोजिशन मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था. वो जानता था ऑपोजिशन कि इसका मेजॉरिटी है, लेकिन ये जो बिल 5-5 मिनट में पास कर दे रहा है, थोड़ा डराने के लिए.
ये इस्तेमाल करता है पार्लियामेंट। दूसरा एक और चीज है, क्वेश्चन आवर। देखोगे पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर में क्या होता है, आप इंडिविजुअली किसी मिनिस्टर से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप अपना आंसर मांग सकते हो, लिखित में या ओरली बोल के मांग सकते हो, या बोल सकते हो आप रिटन में मेरे को दे दो। राहुल गांधी बड़ा बड़ा जितना भी एमपी होता है सब कैबिनेट मिनिस्टर को पकड़ता है, तुम कितना काम किया है मेरे को बताओ। तो जो पत्ता खुलता है आपको दिखाना पड़ेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनली आप बाइंडिंग हो, आपको दिखाना ही पड़ेगा, और रिकॉर्ड होता है सब। पार्लियामेंट का जितना बात होता है ना सब रिकॉर्डेड होता है, याद रखना। दूसरा क्या होता है, डिबेट होता है। 0 आवर चलता है, 0 आवर। क्वेश्चन आवर के बाद क्या होता है, 0 आवर। After the question hour, the 0 hour is begins in parliament, and in the 0 hour you can ask, you can personally attack. Personally attack मतलब मारपीट नहीं। Personally attack कहने का मतलब होता है आप किसी एमपी से पर्सनल सवाल भी पूछ सकते हो। This what? These are the method by which the parliament try to control the executive their activity. तो इस तरीके से क्या होता है, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक और तरीका, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर आर कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट। आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा पार्लियामेंट, समझ आ रहा है, आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा पार्लियामेंट। मतलब आप भले एक हेल्थ मिनिस्टर हो, आप डिफेंस मिनिस्टर हो, ठीक है, आप हो डिफेंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर हो, बात की बात है, लेकिन एज अ मेंबर ऑफ हाउस आपको आना पड़ेगा हाउस। और आना पड़ेगा नहीं, अगर आप गलत पकड़ा जाते हो, झूठा पकड़ा जाते हो, रिजाइन भी आपसे दिला सकता है कौन, पार्लियामेंट। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हारा देश का लीडर, मतलब तुम्हारा लीडर ऑफ कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, अगर वो भी फंस जाता है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट कोलैप्स कर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट। एंड दिस आर द मेथड। और ये है कटिंग मोशन। कटिंग मोशन भी एक मेथड है। सो इस तरीके से क्या करता है, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करता है। चलो तीसरा पावर, एग्जीक्यूटिव पावर समझ में आया कैसे पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, कार्यपालिका को किस तरीके से नियंत्रण करता है। आगे क्या है, आगे एक पावर है फिनेंशियल फंक्शन या फिनेंशियल पावर। अब ये फिनेंशियल पावर क्या होता है, यस, पार्लियामेंट परफॉर्म सम फिनेंशियल फंक्शन। हाँ, पार्लियामेंट जो है कुछ फिनेंशियल काम भी देख रेख करता है, कुछ फिनेंशियल पावर भी होता है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। क्या पावर होता है, ध्यान देना, पावर ये होता है कि कोई भी टैक्स या कोई भी रेवेन्यू तब तक वसूला नहीं जा सकता, या कोई भी टैक्स का पैसा तब तक खर्चा नहीं किया जा सकता है जब तक कि पार्लियामेंट उसको अप्रूवल ना दे। गवर्नमेंट not expend any amount without the permission of parliament। भले तुम सरकार हो, तुमको बताना पड़ेगा कहां पे राफेल में इतना पैसा हुआ, तो पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा कि हम इतना पैसा डील किए हैं, और ये डॉक्यूमेंट है, ये सर्टिफिकेट है, ये दिस है, ये दैट है, मींस व्हाट। और पार्लियामेंट आपको अप्रूव करेगा तब जाकर आपको डील कर पाओगे। पैसा का हिसाब किताब रखता है पार्लियामेंट, ऐसी थोड़ी है। नहीं तो सरकार का क्या, सरकार तो घुमा सकता पैसा। पार्लियामेंट हैज अ फुल कंट्रोल ओवर द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दो फंड है भारत में, जहां पे भारत का सारा टैक्स का पैसा आता है, कलेक्ट होता है, और वो दोनों पे किसका कंट्रोल होता है, पार्लियामेंट। हालांकि प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन प्रेसिडेंट भी किसके, प्रेसिडेंट को भी बताना पड़ता है पार्लियामेंट। मतलब साफ साफ बात, आपको अगर क्या है
बजट पेश करना है पार्लियामेंट। विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट बजट पास ही नहीं हो सकता। दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा बजट, याद रखना, मैजॉरिटी के साथ। अगर पास नहीं हुआ बजट, 1 रुपया नहीं खर्चा कर सकते। मतलब क्या समझ में आया कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट विल नॉट स्पेंड एनी अमाउंट ऑफ मनी। कोई भी पैसा खर्चा नहीं कर सकता है सरकार अगर पार्लियामेंट उसका अप्रूवल ना दे तो ये सब कुछ मनी बिल पार्लियामेंट में आता है। पढ़ा कि इसके बाद बिल के बारे में पढ़ेंगे, 2-3-4 तरीके का बिल होता है। तो जो उसी में एक होता है मनी बिल। मनी बिल जो है लोकसभा में पेश होता है और जब तक वो पास ना हो जाए दोनों हाउस से, तब तक उसके ऊपर जो है आप कोई टैक्स में बढ़ावा घटाया नहीं कर सकते, आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, घटाया बढ़ा नहीं सकते सरकार। तो ये सब फिनेंशियल पावर किसका? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इस तरीके से क्या करता है? फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करता। इसके बाद क्या पावर होता है? जुडिशियल पावर। क्या होता है? जुडिशियल पावर। पार्लियामेंट परफॉर्म सम जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन मतलब जुडिशियल रिलेटेड एक्टिविटी। पार्लियामेंट का क्या काम होता है? न्यायपालिका से रिलेटेड या न्याय काम से लेकर क्या 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 होता है? जुडिशियल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है पार्लियामेंट? पहला काम करता है, सुन लो, पहला काम पार्लियामेंट क्या करता है जुडिशियल फंक्शन में? जितने भी जो जजेस होते हैं, ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट देयर नेम वाज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। यही बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बनेगा यहाँ का जज, हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज। इसका नाम पर एसेंट कौन लगाता है? एसेंट लगाता है पार्लियामेंट, तब जाके साइन करते हैं राष्ट्रपति, तब जाके अपॉइंट होता है। मतलब क्या होता है? All the judges of their appointment and selections are approved by the parliament। ये व्यक्ति बनेगा, इसका नाम ये होगा, ये लोग बनेगा। ये कौन देख रेख करता है? ये देख रेख करने का काम है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जब तक दोनों हाउस से ना पास हो जाए मेजॉरिटी से, तब तक ये जज नहीं बना सकते। एक और बात, तो जज बनाने में हाथ किसका है? पार्लियामेंट को। तो जज को हटाने में भी किसका हाथ है? पार्लियामेंट। राष्ट्रपति इज्जत थोड़ी है। राष्ट्रपति को कहा जाता है कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं। नो, देयर इज अ प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? इफ जज को हटाने का एक प्रोसीजर है, पढ़ा दिए, इम्पीचमेंट। एंड इम्पीचमेंट जो ड्राफ्ट है उसको लोकसभा राज्यसभा में पेश करना होगा और 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउस से पास करवाना पड़ेगा। अगर वो पास हो गया, मतलब पार्लियामेंट पास कर दिया, तब जाकर राष्ट्रपति साइन करके किसी को हटा सकता है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि पार्लियामेंट कैन रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, है ना? ऐसी थोड़ी है देश का राष्ट्रपति हटा सकता है। अरे देश का राष्ट्रपति तो खाली साइन करता है, बट पार्लियामेंट क्या करता है? 2/3 मेजॉरिटी से अगर पास हुआ दोनों हाउस से, तब जाकर उसको हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। मतलब पार्लियामेंट चाह दे तो किसी जज को हटा भी सकता है, और पार्लियामेंट चाह दे तो किसी जज को कोई हटाना चाहता है, हटाने भी नहीं। अंडरस्टैंड? जुडिशियल पावर समझ में आया? एक और चीज, जुडिशियल पावर में एक और पार्लियामेंट का काम है। ये देखोगे जो आर्टिकल 72 है, राष्ट्रपति ने पढ़ाए थे, ये राष्ट्रपति को कुछ जुडिशियल पावर दिया जाता है। क्या पावर दिया जाता है? राइट टू पार्डन, है ना? क्षमा देने का अधिकार है। बट राष्ट्रपति तभी क्षमा देंगे जब पार्लियामेंट दोनों हाउस से पास करेगा कि हाँ क्षमा देंगे। मतलब देश का राष्ट्रपति का पावर है, लेकिन वो पावर तब तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक कि पार्लियामेंट उनको ना कहे, पार्लियामेंट से पास ना हो। दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ जुडिशियल फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ये पावर होता है जुडिशियल पार्लियामेंट। जुडिशियल पावर समझ में आया? जुडिशियल पावर के बाद एक और पावर होता है जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, या पार्लियामेंट एक्ट एज अ
इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेटर से सबसे अच्छा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान को इंटरप्रेट करने का और संविधान में चेंजेस लाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट चाहे तो संविधान बदल सकता है, पार्लियामेंट चाहे तो संविधान में कुछ छोटा मोटा चेंजेस कर सकता है, पार्लियामेंट चाहे तो कुछ संविधान में चीजों को हटा सकता है। दिस इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट। लोग बोलते हैं पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? पार्लियामेंट के पास पूरा संविधान को इंटरप्रेट करने का पावर है, और ये सोल पावर है। संविधान दिया है आर्टिकल 368, याद रखना, आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 3 वे। पार्लियामेंट 3 तरीके से भारत के संविधान में वो चेंजेस ला सकता है। एक, बाय सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा बाय स्पेशल मेजॉरिटी, तीसरा बाय स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट। 28 स्टेट में 14 स्टेट का समर्थन और स्पेशल मेजॉरिटी। मतलब आर्टिकल 368 के तहत संविधान ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप संविधान में कुछ आवश्यक चेंजेस कर सकते हैं, और वो जो चेंजेस है वो आप 3 तरीके से कर सकते हैं। कुछ चेंजेस सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, सिंपल मतलब 50 + 1 51%। कुछ चेंजेस जो 51% से करते हैं उसको कहा जाता है सिंपल मेजॉरिटी के जरिए चेंज करना। एक होता है 2/3 मेजॉरिटी, जिसको कहा जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। क्या कहा जाता है? स्पेशल मेजॉरिटी। और एक होता है 2/3 प्लस हाफ ऑफ स्टेट, मतलब 14 स्टेट का समर्थन, इसको कहा जाता है स्पेशल मेजॉरिटी विद द हाफ ऑफ स्टेट कॉन्सेप्ट। मतलब 28 स्टेट में 14 स्टेट इसको एग्री करना पड़ेगा, और विद स्पेशल मेजॉरिटी, तब जाके आप पार्लियामेंट में कुछ चेंज कर सकते हैं। और वो कब होता है? लाइक फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझते हैं? मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है संविधान में कुछ परिवर्तन लाने, और इसी को कहा जाता है अमेंडमेंट पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट हैज अमेंडमेंट पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन ऐड द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसी को लेकर जो है बहुत सारा केस हुआ। एक ये केस हुआ, ध्यान दो, केस तो क्या हुआ? केस हुआ कि क्या पार्लियामेंट पूरे संविधान को चेंज कर सकता है? Whether Parliament can amend the whole Constitution, including basic structures of Constitution। मतलब भारत के संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जिसके ऊपर संविधान टिका हुआ है, जो नोबल फ्रेम है, जो फिलोसफिकल ग्राउंड्स है, क्या उसको भी चेंज कर सकता है संविधान? मतलब फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकता है, बीपीएसपी को भी चेंज कर सकता है, आर्टिकल 1 को भी चेंज कर सकता है, फेडरलिज्म को चेंज कर सकता है। ये बात एक बार सवाल उठा था, तो उस समय एक गोलकानाथ केस हुआ था, मिनर्वा बिल केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहा था, सुप्रीम कोर्ट को तो पावर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का क्या कहलाता है? रक्षक कहलाता है। तो रक्षक होने के नाते वो एक गाइडलाइन दिया था। क्या गाइडलाइन दिया था? उससे जब पूछा गया था कि आप पार्लियामेंट सब अमेंड कर सकता है, तो वो केस में कहा था यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन। और ठीक उसके बाद एक और केस हुआ, जिस केस को कहा जाता है 1973 में केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एक केरला के मठ के पुजारी वो केस कर देते हैं पार्लियामेंट में कि वेदर पार्लियामेंट कैन अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर पार्लियामेंट अमेंड कर देता है पूरा, तो हमारे संपत्ति को भी तो इधर से उधर किया जा सकता है। क्या गारंटी है कि हमारा उस समय फंडामेंटल राइट था संपत्ति रखने का। तो अगर पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, तो क्या हमारा प्रॉपर्टी को भी छीन सकता है पार्लियामेंट? चेंज करने का मतलब कुछ भी चेंज कर सकता है। तुम ही ना बोले, सुप्रीम कोर्ट ही बोला कुछ भी चेंज कर सकता है, पूरा संविधान चेंज कर सकता है। इतना पावर है पार्लियामेंट।
तो जब फिर इसका केस गया 1973 में, पहला बार पूरे भारत में हुआ कि 11 जज एक साथ बैठे, 11 बेंच। आज तक पूरे भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक साथ इतना जज कभी किसी मैटर को सुलझाने के लिए, बट ये मैटर ही था कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, जैसे भारत का इतिहास चेंज हो सकता था, भारत का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता था। 11 जज बैठे और 11 सुप्रीम कोर्ट का जज, और वो डिसीजन दिए कि क्या सच में चेंज कर सकता है। तब केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, एक डिसीजन आया। क्या डिसीजन आया? पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द verdict of केशवानंद भारती केस, एंड दिस इज द हिस्टोरिकल केस। ये भारत का इतिहास, मतलब भारत के संविधान और भारत का सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे खतरनाक केस था, जो सुलझाया गया 11 जज 9+2 रेशियो से, जिसमें कहा गया यस पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब फंडामेंटल राइट्स को नहीं चेंज कर सकता है, बीपीएसपी को चेंज नहीं कर सकता है, तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो खूबसूरती है हमारा, उसको चेंज नहीं कर सकता है कौन? पार्लियामेंट, चाहे कितना भी उसके पास मेजॉरिटी क्यों ना हो। रसिया की तरह ना है कि पहले प्रधानमंत्री के पास पावर था और उसके बाद वहां पे 4-5 साल पे हमारे जैसे देश में इलेक्शन होता, वहां भी होता था। बाद में पुतिन बोला कि जनता खुश है, सब चाहता हम बने, संविधान चेंज कर दिया, बोलता हमें अब रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम ही प्रधानमंत्री, बट हमारा देश भी सब छोड़ देंगे। समझ में? हमारा देश भी सब नहीं चलेगा, तुम्हारा चेंज कर दोगे संविधान अपने फायदा के लिए। यू कांट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन ओनली चेंज द बेसिक थिंग्स, बट यू कैन ओनली चेंज द नेसेसिटी एंड अर्जेंट थिंग्स, बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। यही है केशवानंद भारती केस। इसके बाद पार्लियामेंट में और पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ साथ पार्लियामेंट को कुछ अदर पावर भी है। पार्लियामेंट के क्या पावर है? पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यस, भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। भारत में देश का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन, सेकंड सिटीजन, इन दोनों का इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा बोथ, दोनों का मिला दोगे कितना मेंबर बनेगा? 776 एमपी। मिलकर क्या करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को भी चुनने में मदद करते हैं और प्रेसिडेंट को भी चुनने में मदद करते हैं। इसलिए कहा जाता है दीज आर द अदर फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट का और कुछ काम, जैसा काम क्या है? पार्लियामेंट कंडक्ट्स द इलेक्शन, पार्लियामेंट पार्टिसिपेट, पार्लियामेंट कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। समझ आया? पार्लियामेंट कंडक्ट करता है। पार्लियामेंट खाली वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को नहीं चुनता है, बल्कि पार्लियामेंट अपना हाउस में जो संसद के सदस्य हैं, दे कैन इलेक्ट their speaker in the Lok Sabha and they can elect the chairman in the Rajya Sabha for preside the meeting, for presiding the meeting. समझ आ रहा है? These are the power and function of the Parliament of India. मतलब भारत का संविधान जो है, भारत का जो संसद है, इतना सब उसके पास पावर होता है, और इसी को लेकर आज टकरावट है। टकरावट क्या है? कि पार्लियामेंट बड़ा ना सुप्रीम कोर्ट बड़ा। सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है संविधान में चेंज करने का, इसके पास भी पावर है संविधान में चेंज, बट एक्चुअल चेंज करने का पावर पार्लियामेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का काम होता है संविधान का रक्षा करना। हाँ, जब ये काम नहीं कर रहा है, जब ये कानून नहीं बना रहा है और इम्पोर्टेंट कानून है, बट ये पार्लियामेंट नहीं बना रहा है, उस टाइम पे कौन बनेगा कानून? सुप्रीम कोर्ट। तो अभी एक तो केस आ रहा है कि भाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव। आज भारत में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव। देखो क्या हो रहा है, पार्लियामेंट बड़ा ना सुप्रीम कोर्ट बड़ा। पार्लियामेंट जो कानून बना सकता है, जो कानून बनाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकता है। पावर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, बट ओनली इन द केस ऑफ अल्ट्रा वायलेंस।
वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे संविधान, ऐसे संसद के द्वारा बनाया गया कानून पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता है बाबू। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? पार्लियामेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, वो रिकमेंड कर सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सुधार कर दो। वॉक अमेंडमेंट बिल गया है ना पार्लियामेंट में, सारा अपोजिशन लेके चला गया है, तुमको क्या लगता है वॉक अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट रिजेक्ट कर देता है? नहीं कर पाएगा, पार्लियामेंट के पास उतना पावर ही नहीं है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के पास उतना पावर ही नहीं है कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट क्या कर सके? रद्द कर सके। आप हाँ, रद्द कब कर सकते हो? जब बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हो। रद्द कब कर सकते हो? जब भारत के संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसके ऊपर ये क्या कर रहा है, बेसिकली उस पे ठेस पहुंचा रहा है, तब कर सकते हो। तो इस तरीके से हमको समझ में आया कि पार्लियामेंट क्या है। नया पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट और न्यू पार्लियामेंट के बीच थोड़ा सा जस्ट समझ लो, 2 मिनट में बता दे रहे। ओल्ड पार्लियामेंट और न्यू पार्लियामेंट क्या है? भाई देखो, ओल्ड पार्लियामेंट इधर, न्यू पार्लियामेंट इधर। ओल्ड पार्लियामेंट पहले था जो, जिसको हम लोग क्या था, वो बेसिकली गोल था। जो न्यू पार्लियामेंट है वो बेसिकली क्या है, इस तरीके का है। सॉरी, वो इस तरीके का बनाया गया है, मतलब थोड़ा बेसिकली क्या है, ट्रायंगुलर बनाया गया है। समझ में आया? अभी का जो न्यू बना है पार्लियामेंट वो इस तरीके से बनाया गया है, ट्रायंगुलर। समझ आया? ये जो ओल्ड पार्लियामेंट था ये 1924 में बन के तैयार हुआ था। जो न्यू पार्लियामेंट है ये 2022 में बन के तैयार हुआ था। ये जो ओल्ड पार्लियामेंट है इसको ब्रिटिश आर्किटेक्चर बनाया था, जिसका नाम है सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर था जो 1924 से 25 में वायसराय के लिए बनाया, मतलब उस समय का लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए बनाया। क्या नाम था? एडविन बताओ, सर एडविन लुटियंस। इसलिए उस गार्डन को और उस सड़क को क्या कहा जाता है? लुटियंस गार्डन कहा जाता है, क्योंकि उसके द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश आर्किटेक्चर का। अच्छा, जो अभी नया बना है ये बेसिकली टाटा बनाया है। इसको कौन बनाया? अभी जो नया बना है टाटा। समझ आ रहा? टाटा बनाया है। दूसरा, ये जो 1924 में बनाया गया था 6 एकड़ में बनाया गया था। कितना एकड़ में बनाया गया था? हमारा ओल्ड पार्लियामेंट 6 एकड़ में। अभी जो नया पार्लियामेंट बनाया गया कितना एकड़ में बनाया गया? 16 एकड़ में। अच्छा, जो टाटा कंपनी बनाया उसका कंस्ट्रक्टर का भी नाम समझो, ब्रिटिश आर्किटेक्ट। अच्छा, टाटा आर्किटेक्चर का नाम क्या था? और डीप में जाओ, विमल पटेल। क्या नाम था? विमल पटेल बोल के टाटा का आर्किटेक्चर था जो पूरा डिजाइन दिया, जो इतना हेवी लगता है। देखो, हम स्टेटस पे कुछ दिन पहले तुम लोगों को भेजे थे, हम पढ़ाए, वही है तुम्हारा न्यू पार्लियामेंट जो हमारा टाटा बनाया, 2 साल में बनाया। अच्छा, इसको बनाने में 6 साल लग गया। हमारा अभी कितना साल में बन गया? 2020 में स्टार्ट हुआ, 2022 में बन के तैयार हो गया और 2024 में ओपनिंग भी हो गया। समझ आया? अच्छा, जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट था उसमें बैठने का कैपेसिटी कितना था? 960। अभी जो बना है 1560। मतलब पहले बैठने का साधन कितना था? 900 इंसान अगर आ जाए ना पार्लियामेंट में, ऐसे ही तो 776 वो रहता है। गार्ड और मार्शल वार्शल मिला दो, पुलिस मिला दो, सब अधिकारी को मिला दो, तो 900 से तो पारे हो जाता था। सबको बोलना पड़ता है तभी हटा तक उधर चलना बैठेगा। स्थिति ये होता था। तो अभी क्या बोला गया? नया पार्लियामेंट बनाया गया जिसमें 1560। मतलब एक इंसान पूरा एक बेंच पे सोया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सी। विमल पटेल, सर एडविन लुटियंस। अच्छा, एक और बात, ये जो ओल्ड पार्लियामेंट था ये 2 फ्लोर था जब बना था, तो मतलब ओल्ड वाला, और अभी जो बना वो कितना फ्लोर है? 6 फ्लोर है। कितना फ्लोर है? 6 फ्लोर है। और एक और थोड़ा डीप में बताते हैं, तो ओल्ड पार्लियामेंट जो है ये बेसिकली क्या होता है, इसको बनाने में कितना पैसा लगा? इसको बनाने में जो है लगभग 80 से 90 लाख रुपया लगा। ओल्ड पार्लियामेंट को बनाने में 1924 में उस समय कितना लगा था? 70 से 80 लाख रुपया लगा था, 80 से 90 लाख रुपया लगा था। लेकिन अभी जो नया पार्लियामेंट बना है ये बना 970 करोड़। समझ आया? 970 करोड़ में बना है। अच्छा, जो अभी न्यू पार्लियामेंट है इसको कहा जाता है सेंट्रल विस्टा। इसका नाम क्या दिया गया है? सेंट्रल विस्टा, क्योंकि उसका नाम उसी तरीके का है। और इसको तो संसद कहा जाता है, ओल्ड संसद। ठीक है, क्या बोलेगा? सेंट्रल विस्टा।
दोनों एक ही पास है, अब इसको म्यूजियम बना दिया जा रहा है। इसको ये समझ में आया, वर्ड न्यूज समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ, जाओ बैठो। चलिए